आगे के क्वेश्चन समझने के लिए हमें दो टर्म सीखनी पड़ेंगी, जिसमें से पहली टर्म है धातु ऑक्साइड। तो हम आज सीखेंगे पहले धातु ऑक्साइड क्या होता है, फिर सीखेंगे अधातु ऑक्साइड क्या होता है, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो नाम से मालूम चल रहा है धातु, मतलब आगे तो होनी चाहिए एक धातु, और ऑक्साइड का मतलब होता है पीछे होना चाहिए ऑक्सीजन। कि धातु अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो अपन फिर उस कंपाउंड को कहते हैं धातु ऑक्साइड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अधातु ऑक्साइड, इसका मतलब है कि अब आगे होगी अधातु और पीछे लिखा हुआ है ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि अधातु किससे जुड़ी हुई होगी, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होगी। तो जब धातु ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो धातु ऑक्साइड बनता है, और कोई अधातु ऑक्सीजन से जुड़ जाए तब क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे धातु का एग्जाम्पल लिया है Cu। आप सब जानते हो Cu को कहते हैं कॉपर। अगर मैं पीछे इसके ऑक्सीजन जोड़ दूं तो यहाँ पर बन जाएगा CuO। तो इसको अपन को कहना पड़ेगा धातु ऑक्साइड। अब धातु नहीं बोलेंगे, उसका नाम भी तो आ गया, क्या बन गया, कॉपर। तो इसका नाम बन जाने वाला है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि धातु के पीछे क्या लग गया, ऑक्सीजन। तो क्या बोलना पड़ेगा, ऑक्साइड। तो ये है कॉपर ऑक्साइड। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे Mg लूँ और इसके पीछे मैं अगर O जोड़ दूँ तो आप इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं अधातु ऑक्साइड के ऊपर। तो सर अब आपको अधातु लेना पड़ेगा, तो हमने अधातु के रूप में ले लिया यहाँ पे कार्बन। अब ये तो अपन चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे ना कि किसको अधातु कहते हैं, किसको अधातु कहते हैं। तो अभी अब आप समझ के चलो कि कॉपर, मैग्नीशियम ये धातु के एग्जाम्पल हैं, और जो मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है वो किसका एग्जाम्पल है, अधातु का। अब इसके पीछे मैं जोड़ रहा हूँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैंने बना दिया CO2। तो अब इस CO2 को कहना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर अपन ने 2 ऑक्सीजन क्यों लगाए। यहाँ पर तो अपन एक ऑक्सीजन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों लगाए, तो इसको समझते हैं। देखो मैं Mg में बता रहा हूँ, कॉपर में सेम रहता है। Mg का परमाणु क्रमांक आप सब जानते हो, Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। मतलब पहले वाले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे वाले के अंदर आएंगे 8, टोटल बढ़ गए 10। तीसरे वाले मतलब बाहर वाले में रह गए 2। अब अपन एक बार O की बात करते हैं। O का परमाणु क्रमांक होता है 8। पहले के अंदर आएंगे 2, दूसरे के अंदर आएंगे 6। दोनों स्थायी बनना चाहते हैं, कब बनेंगे, जब ये तो 2 का त्याग करेगा, और ये स्थायी कब बनेगा, जब देखो बाहर वाले में 6 है, इसको कोई 2 देगा। तो ये दोनों आपस में मिल गए। इसने क्या बोला, मैं 2 देना चाहता हूँ, इसने बोला मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूँ। तो क्या दोनों आपस में मिलने जाएंगे और क्या बन जाएगा, MgO। तो यहाँ पे A कोई क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई ये केवल 2 दे सकता है, और 2 की पूर्ति तो केवल 1 ऑक्सीजन में की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे केवल 1 O जुड़ा। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों जुड़े, हम खुद सोचते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। पहले कोश के अंदर 2, दूसरे कोश के अंदर 4। स्थायी होने के लिए इसको चाहिए 8। अब 8 होने के लिए भाई क्या कर सकता है, ये कह रहा है कि मेरे बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये 4 का या तो दान कर ले या फिर ये 4 को ग्रहण कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि ये ग्रहण करेगा कि दान करेगा जो इसके साथ में है। तो इसके साथ में कौन है, ऑक्सीजन है। तो अपन 1 ऑक्सीजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक हो गया 8। पहले कोश के अंदर 2, दूसरे के अंदर 6, मतलब इसको स्थायी होने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन क्या कह रहा है कि भाई हम तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन ने बोला कि क्या हम 1 और ऑक्सीजन का यहाँ पे काम पूरा कर सकते हैं। हाँ, 1 ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले को भी कितने चाहिए होंगे, 2 ही चाहिए होंगे। तो क्या एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दान करके 2 ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकता, कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हमको C के पीछे कितने का ऑक्सीजन जोड़ने पड़ेंगे, 2 जोड़ने पड़ेंगे। कितने भी जोड़े, लेकिन O तो जुड़ा ना, तो ऑक्साइड तो कहना पड़ेगा। तो इसका नाम बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर धातु, मैग्नीशियम धातु, तो ये बन जाएगा धातु ऑक्साइड। कार्बन होता है अधातु, जुड़ गया है ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, अधातु ऑक्साइड। इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने ये चीज़ पढ़ी क्यों, ये इसलिए पढ़ी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन काम में आएगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा धातु ऑक्साइड। छोटी सी बात समझना, जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय।
मतलब जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे अपन ने MgO लिया, अपन ने कॉपर ऑक्साइड लिया, इन सब की प्रकृति क्षारों के जैसी होती है। जितने भी गुण क्षारों के होते हैं ना, सेम ऐसे गुण किनके भी होते हैं, धातु ऑक्साइड की होती है। तो अपन कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, ये याद रखना है। अब मैंने नीचे लिखा अधातु ऑक्साइड। अब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति भी बतानी पड़ेगी। अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय। जैसे अभी अपन ने CO2 लिया, अपन SO2 ले सकते हैं, इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। जैसे जैसे गुण अम्ल के होते हैं, सेम वैसे गुण होते हैं अधातु ऑक्साइड के। अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी प्रकृति क्षारीय थी, किसकी अम्लीय थी। तो कैसे करेंगे याद, देखो अम्लीय में आगे ए आ रहा है और अधातु ऑक्साइड में भी आगे ए आ रहा है। तो आप ध्यान रख लेना कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति तो होती है अम्लीय, बच कौन सा गया, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय। याद करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अम्लीय में आगे ए आ रहा है, अधातु में भी आगे ए आ रहा है, तो अधातु ऑक्साइड्स की प्रकृति तो अम्लीय और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इस बात को हमको अच्छे से कैसे भी करके याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब देखो मैं 2 क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और आप खुद भी आप आइडिया लगाना कि आखिर यही 2 क्वेश्चन क्यों बने। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा धातु ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने लिखा धातु ऑक्साइड, यहाँ मैंने लिखा अधातु ऑक्साइड। अब तो आप जान गए होंगे ना किसकी प्रकृति कैसी है। अधातु में ए आ रहा है तो कहना पड़ेगा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति तो होती है अम्लीय और बच कौन सा गया, धातु ऑक्साइड, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अब थोड़ी देर के लिए आप दिमाग में उदासीनीकरण अभिक्रिया लेके आओ। उदासीनीकरण का फंडा लगाएंगे और आगे की चीज पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब होता है कि अम्ल की क्रिया करा दो क्षार से। अब देखो यहाँ पे धातु ऑक्साइड है, मतलब क्षार तो आ गया ना, क्योंकि धातु ऑक्साइड को ही आप क्या बोलते हो, क्षारीय प्रकृति का बोलते हो। तो अब यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया का फंडा लगाने के लिए क्या क्षार के साथ अम्ल नहीं लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, अम्ल लाना पड़ेगा। तो सवाल क्या बनता है कि अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया किससे करवानी है, धातु ऑक्साइड से करवानी है। तो सवाल आएगा अम्लों की क्रिया धातु ऑक्साइड से समझाइए। धातु ऑक्साइड से ही क्यों पूछी अम्ल की क्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अम्ल तो किससे क्रिया करेगा, क्षार से करेगा ना, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो तभी सवाल क्या बना कि अम्ल की क्रिया किससे कराओ, धातु ऑक्साइड से कराओ। कराएंगे, देखते हैं कैसे होगी, बात की बात है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया किसकी करवाएं। तुम बोलोगे कि अधातु ऑक्साइड तो अम्ल है, मतलब अब इसकी क्रिया अपन अम्ल से तो नहीं करा सकते, क्योंकि अम्ल तो ना अम्ल से क्रिया करेगा। तो भाई इसकी क्रिया किससे करानी पड़ेगी, क्षार से करानी पड़ेगी। तो सवाल क्या बनेगा, क्षारों की क्रिया किससे कराओ, अधातु ऑक्साइड से कराओ। क्यों, क्योंकि ये क्षार और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। तो दोबारा से क्षार और अम्ल आ गए और हम उदासीनीकरण अभिक्रिया वाला फंडा आसानी से लगा सकते हैं। तो इतने बात समझ में आ गया होगा कि आखिर अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अम्ल धातु ऑक्साइड से करेगा अर्थात क्षार से करेगा उदासीनीकरण। क्षार की क्रिया किससे करवानी है, अधातु ऑक्साइड से, क्योंकि ये अम्ल है और दोबारा से क्षार अम्ल क्या बना देगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सबसे पहले अपन को पढ़ना है, क्या देखते हैं। अब देखो अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अधातु से मत करा देना, अम्ल के साथ तो क्षार चाहिए और क्षार क्या होता है, धातु ऑक्साइड। तो देखो अम्ल के रूप में ले रहे हैं HCl, ये हो गया हमारा अम्ल। धातु ऑक्साइड लेनी है तो अभी हमने पढ़ा है धातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल, कॉपर धातु है, पीछे O लगा दो, क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड, और इसका नाम क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल है। तो कहीं ना कहीं जब मैं अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करा रहा हूं तो मैं यही तो कह दूं ना कि अम्ल की क्रिया मैं किससे करा रहा हूं, क्षार से करा रहा हूं। तो क्या ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ही नहीं बन गई, और इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हो, क्या बनता है जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लवण और जल बनता है। तो क्या बिना सोचे समझे हमको पीछे H2O लिख नहीं देना चाहिए, क्यों लिखा, अम्ल है, क्रिया करवा रहे हैं धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षार, कहीं ना कहीं अम्ल क्रिया कर रहा है क्षार से, उदासीनीकरण है, पता है लवण बनता है और जल बनता है, तो जल के लिए लिख दिया H2O। बचा कुचा क्या बन जाएगा, लवण। लेकिन बैलेंस भी तो होनी चाहिए, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में 1 हाइड्रोजन है, तो आगे यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा। अब देखो जो बचा कुचा होगा वो क्या बन जाने वाला है, हमारा क्षार, सॉरी लवण बनने वाला है। तो देखो
H2 काम में आ गए, Cl2 रह गए हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे Cl रह गए तो देखो यहाँ पे एक O है, यहाँ पर भी एक O है, काम में आ गया। Cu कितना रह गया, एक रह गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuCl2। नाम क्या हो जाएगा इसका, कॉपर क्लोराइड। जब भी पीछे Cl आता है क्लोराइड बोलते हैं, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड हमारा लवण की तरह काम करने वाला है। तो उम्मीद है ये रिएक्शन आ गई होगी। ये अम्ल, ये क्षारी हो गया, लवण और जल बनने वाला था, जल तो बना ही दिया, बैलेंस करा पहले, और बचा कुचा क्या बन गया, लवण, और लवण क्या बन जाएगा, CuCl2। तो ये हमने पढ़ लिया अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, अब तुम सोचो खुद हमको क्या पढ़ना चाहिए। अब हमको पढ़ना चाहिए क्षार की। किसकी, क्षार की, अम्ल की नहीं। अब पढ़ना चाहिए क्षार की। किसके साथ, अम्ल वाली फील आनी चाहिए। और अम्ल वाली फील कब आएगी, जब क्षार की अभिक्रिया अपन किससे कराने वाले हैं, अधातु ऑक्साइड से कराएंगे। तो क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्षार ले लेते हैं। क्षार के रूप में हम ले रहे हैं NaOH। नाम आप जानते ही हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अधातु ऑक्साइड लेनी है, और अधातु ऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है CO2, क्योंकि कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो अधातु ऑक्साइड बन जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, NaOH तो है क्षार, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति तो होती है अम्लीय, कहीं ना कहीं दोबारा अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे हैं, तो वही उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनेगा। जल तो बना दिया हमने पहले ही, H2O, बचा हुआ क्या बन जाने वाला है, लवण बन जाने वाला है। लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन लेफ्ट साइड में तो 1 हाइड्रोजन है, तो आगे 1 लगाना ही पड़ेगा। अब जो बच जाएगा उससे हम क्या बनाने वाले हैं, लवण बनाने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या 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 बच रहा है। देखो Na बच गए 2, आगे 2 लग रहा है ना, तो हमको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे Na कितने रह रहे हैं, 2 रह रहे हैं। ऑक्सीजन गिनते लेफ्ट साइड में कितने बन गए, देखो 1, तो ये 2 तो ये हो गए, और 2 ऑक्सीजन ये हो गए 4। लेकिन राइट साइड में केवल 1 काम में आया है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने रह गए हैं, ऑक्सीजन हमारे पास रह गए हैं 3। हाइड्रोजन दोनों के दोनों काम में आ गए हैं। कार्बन केवल 1 रह गया है। कार्बन केवल कितना रह गया है, 1 रह गया है, तो हमने यहाँ पे कार्बन लिख दिया केवल मात्र 1। तो क्या बन जाएगा, आप खुद देखो, Na बच गए 2, तो मैंने लिखा Na2। 1 रह गया C, तो मैंने लिखा C। 3 रह गए ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पे लिखा O3। तो क्या बन जाएगा, नाम जानते हो उसका, सोडियम, और CO3 से क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर काम करेगा किसकी तरह है, लवण की तरह। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किसकी अभिक्रिया, क्षारों की अभिक्रिया किससे करवानी है, क्षारों की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ। तो क्षार के रूप में ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। क्रिया करवानी है अधातु ऑक्साइड के साथ, तो CO2 लेना पड़ेगा। और क्या बन जाएगा, पता है, क्षार की क्रिया करवा रहे हैं अधातु ऑक्साइड, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण, और क्या बनने वाला है, जल, पता है H2O, बचा कुचा बन जाएगा लवण। तो देखो H2 निकालने हैं, तो देखो होल ट्वाइस का मतलब है 2H निकाल लिए। O निकालना है 1, यहाँ से हमने 1 O निकाल लिया, लेकिन 1 रह गया, तो क्या बन जाएगा, देखो Ca रह गया, 1 कार्बन यहाँ रह गया, तो C। और कितने ऑक्सीजन बच गए हैं, देखो टोटल 4 थे, इधर से 2 इधर से 2, 4, लेकिन 1 काम में आया तो 3 रह गए ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, CaCO3, नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, लवण की तरह, है ना। ये रिएक्शन हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, आपको गैस करना है कि हमने कहाँ पढ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलीय विलयन में। जलीय विलयन का मतलब है कि जल के अंदर अम्ल या क्षारक का क्या हो जाता है। मतलब अगर हम जल के अंदर अम्ल को डाल दें और जल के अंदर क्षार को डाल दें तो क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं। चाहे जल के अंदर अम्ल को डाल दो तो अम्ल H+ आयन दे देगा, और अगर क्षार को जल के अंदर डालोगे तो क्या मिल जाएगा, OH- आयन मिल जाएगा। तो यही है, अम्ल को जल में मिलाने पर वे हाइड्रोजन अर्थात H+ आयन देते हैं, और यह H+ आयन याद करो जल से क्रिया करके क्या बना लेता था, हाइड्रोनियम आयन बना लेता था। तो HCl
तीर के चिन्ह के ऊपर जल लिखा है, मतलब HCl को जल में डाला है, अपने आयन में टूट जाएगा। समझदार हो, दो आयन से मिलकर बना है, पहला H+, दूसरा Cl-, तो H+ आ गया। जल से क्रिया करके क्या बना दिया, H3O+, नाम जानते ही हो, हाइड्रोनियम आयन स्टार्टिंग में पढ़ा है। क्षार को जल में मिलाने पर हाइड्रोक्सिल आयन, चाहे हाइड्रोक्साइड आयन कह दो, चाहे इसको हाइड्रोक्सिल आयन कह दो, उत्पन्न करते हैं। तो देखो NaOH को अपन ने जल में डाला, तभी तो ऊपर H2O लिखा है, आयन में टूट जाएगा, क्या बनाएगा, धनायन Na+, ऋणायन OH-। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा।